हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक हमने ये पढ़ा था कि अवतल दर्पण जो है वो वस्तु की विभिन्न स्थितियों पर प्रतिबिंब किस किस जगह पे बनाता है। इसके लिए मैंने आपको लास्ट में एक टेबल भी बनाई थी, एक सारणी बनाई थी। उसमें एक बार फिर से रिवाइज कीजिए कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है और उसकी प्रकृति होती है कि वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, क्योंकि किरणें, परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं। वो वस्तु के आकार से छोटा होता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वक्रता केंद्र से अगर पीछे है कोई वस्तु तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, वास्तविक होगा, छोटा और उल्टा। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे कि उत्तल दर्पण में अगर हम प्रतिबिंब वस्तु को अलग अलग जगह पर रखते हैं तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है और उसकी प्रकृति कैसी होती है। देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब बनाना। अवतल दर्पण में 6 केसेस थे, 6 के 6 हम पढ़ चुके हैं। 6 अवस्थाएं थी जहाँ जहाँ पर वस्तु रखी जा सकती थी, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात आती है उत्तल दर्पण की। अवतल दर्पण के हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए, ये जो उत्तल दर्पण है इसमें आपको पता है इस चीज़ का कि जो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के दाईं तरफ होता है। यानी कि इसमें जो वस्तु को जब इस दर्पण के बाईं तरफ रखा जाएगा, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ ये इसी साइड वाला है, ये वाला परावर्तक पृष्ठ है इस साइड, इधर तो पॉलिश की हुई है जो मैंने दिखा रखी है लाइनें। तो इधर जब आप वस्तु को रखेंगे तो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। पहले तो क्या था, 2 ही संभावनाएं बनती हैं, या तो वस्तु अनंत से आ रही हो या फिर अनंत और पी के बीच में कहीं किसी और जगह पे हो। पहला केस देखिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अनंत से आने वाली जो किरणें हैं ये आपतित किरण है, एक ये आपतित किरण है। आपतित किरण का मैंने आपको चौथा रूल जो समझाया था वो ये था कि अगर कोई आपतित किरण सीधी पी पर आपतित होती है, वस्तु के दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, तो वो समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। और दूसरा है कि ये यहाँ पे आपतित हो रही है तो ये अपने हिसाब से वो जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। इन किरणों को, परावर्तित किरणों को, हमें परावर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपतित किरणों को नहीं। तो ये परावर्तित किरण थी, इसको हमने पीछे बढ़ाया। यहाँ पे ये परावर्तित किरण है ऊपर वाले, इसको पीछे बढ़ाया। दोनों किरणें कहाँ पे काट रही हैं? फोकस पे काट रही हैं, मुख्य फोकस पर। और इसका आकार देखिए, वस्तु कहाँ से, बहुत पीछे से कोई पैरेलल किरणें, समानांतर आपतित किरणें आ रही हैं और वहाँ पे काटने के बाद जो वस्तु का प्रतिबिंब का आकार है वो छोटा बन रहा है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, आकार में छोटा बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब है क्योंकि यहाँ पे किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। और कहाँ पर बन रहा है? फोकस पर, मुख्य फोकस पर बन रहा है। दूसरी बात है कि जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में स्थित होती है, देखिए वहाँ पे हमने 6 केसेज इसलिए पढ़े थे क्योंकि दर्पण में जिधर हम वस्तु रखते थे उधर ही फोकस और वक्रता केंद्र होते थे। यहाँ पे वक्रता केंद्र और फोकस तो दर्पण की दूसरी तरफ है, वस्तु हमें इस तरफ रखनी है, तो कहीं कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो अनंत पे होगी या फिर ध्रुव और अनंत के बीच में किसी और जगह पे हो सकती है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने कहीं पे भी एक वस्तु को रख लिया है। यहाँ से इसके टॉप पॉइंट से, वस्तु के किसी भी टॉप पॉइंट से 2 किरणें आ रही हैं, एक ये किरणें हैं, एक ये किरण है। इसको देखिए, मैंने आपको बताया था उसमें कि अगर कोई किरण हमें वक्रता केंद्र के पास से गुजरती हुई प्रतीत होगी तो वो बिना परावर्तित हुए कहीं भी किसी भी एंगल पर परावर्तित अपने मूल रास्ते पर वापस लौट जाती है। तो ये हमने जो किरण इसमें आपतित किरण डाली है ये इस तरीके से डाली है कि अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये हमें वक्रता केंद्र से निकलती हुई प्रतीत होगी। तो यानी कि ये अपने मूल रास्ते पर वापस लौट जाएगी। और दूसरी किरण जो आपतित किरण आ रही है वो यहाँ पे ध्रुव पे आ रही है, जितना आपतन कोण यहाँ बन रहा है उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए ये वापस निकल जाएगी। अब ये किरणें कहाँ पे काट रही हैं? दोनों किरणें ये पी और एफ के बीच में कहीं काट रही हैं। तो यानी कि इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। आभासी बनेगा क्योंकि वस्तु जो है वो किरणें, परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, आकार में छोटा बन रहा है और पी और एफ के बीच में बन रहा है। इसमें 2 ही कंडीशंस हैं उत्तल दर्पण में, और दोनों के दोनों केसेज में प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। यानी कि जब सीधा प्रतिबिंब बनता है तो आभासी बनता है। ये आप हमेशा के लिए नोट कीजिए। उस केस में भी जो छठा केस था हमने पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पे, ये जब वस्तु P और F के बीच में होती है तो प्रतिबिंब सीधा बनता है और ये आभासी होगा। यानी कि जब भी कोई प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो वो आभासी प्रतिबिंब होगा। इसका एक साफ साफ उदाहरण आप देख सकते हैं कि हमें जब अपना दर्पण में, समतल दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो वो हमें सीधा दिखाई देता है। सीधा दिखाई देने का मतलब ये हुआ कि वो प्रतिबिंब कैसा है? आभासी प्रतिबिंब है। जो प्रतिबिंब सीधा होगा वो आभासी प्रतिबिंब होगा, छोटा हो रहा है और P और F के बीच में बन रहा है। यहाँ पे एक बार सारणी देखिए, 2 ही पोजीशंस थी। वस्तु की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? मुख्य फोकस पर, आभासी, छोटा और सीधा।
अनंत और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु रखी जाती है तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, आभासी, छोटा और सीधा। ये थे उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा कहाँ कहाँ पर हम वस्तु रखेंगे जिससे कि हमारे प्रतिबिंब बनते हैं। अब परावर्तन से संबंधित कुछ चिन्ह, परिपाटियाँ और दर्पण सूत्र पढ़ेंगे जिससे हमें उस किसी भी एक दिए गए दर्पण का हम फोकस दूरी निकाल सकें, या वस्तु की स्थिति निकाल सकें, या प्रतिबिंब की स्थिति निकाल सकें। ये चीज़ें हमें यहाँ से पता लगेंगी। तो परावर्तन से संबंधित कुछ आवश्यक दिशा निर्देश और चिन्ह, परिपाटी का पालन हम परावर्तन पर दिए गए सवाल निकालने के लिए करते हैं। आपको एक सवाल मैंने आगे उदाहरण देकर समझाया हुआ है। हम चिन्ह, परिपाटी को ढंग से समझने के पश्चात ही दर्पण सूत्र द्वारा वस्तु की दूरी, फोकस दूरी आदि की गणना कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि वस्तु जो है वो हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखी जाएगी। इसमें जब भी हम कोई सवाल निकालेंगे या कोई मान लीजिए सवाल दिया हुआ है और उसका हम चित्र बनाना चाहेंगे, तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है सवाल को सोल्व करते टाइम, कि हमें दर्पण के बाईं तरफ ही वस्तु को रखना है। फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आदि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। ध्रुव क्या होता है? जो परावर्तक पृष्ठ होता है किसी दर्पण का, उसके मध्य भाग को हम ध्रुव कहते हैं, जिसे हम पी से दर्शाते हैं। तो जितनी भी दूरियां होंगी, चाहे वो फोकस दूरी है या वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, वो सारी की सारी दूरियां किस से मापी जाएंगी? पी से मापी जाएंगी, ध्रुव से मापी जाएंगी। और चिन्ह क्या दिए गए हैं? वस्तु की दूरी को u से दर्शाया जाता है, प्रतिबिंब की दूरी को v से दर्शाया जाता है और फोकस दूरी को छोटे f से दर्शाया जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं फोकस दूरी के बारे में। देखिए, फिर से लिख रखा है मैंने, वस्तु की दूरी को u से दर्शाया जाता है, प्रतिबिंब की दूरी को v से दर्शाया जाता है और फोकस दूरी को f से दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं चिन्ह, परिपाटी की। देखिए, कोई भी चीज़ जब दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ रखी जाएगी तो वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखी जाती है, ऋणात्मक चिन्ह उस पर लगाया जाता है, यानी कि वो नेगेटिव साइन से दर्शाई जाती है। यानी कि चाहे वो दर्पण उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण, किसी भी दर्पण में वस्तु को हमेशा बाईं तरफ ही रखा जाता है। ये देखिए, उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। इसमें ये वस्तु है जो ग्रीन पेन से मैंने दिखा रखी है, दोनों जो वस्तुएं हैं ये दर्पण के बाईं तरफ ही रखी गई हैं। बाईं तरफ रखी गई हैं तो वो क्या लिखी जाएंगी? नेगेटिव से, यानी कि ऋणात्मक रूप से दर्शाई जाएंगी। अब बात करते हैं फोकस की। देखिए, उत्तल दर्पण में फोकस वस्तु के दर्पण के दाईं तरफ है और वक्रता केंद्र भी दाईं तरफ है। तो जो उत्तल दर्पण होता है उसमें फोकस क्या होता है? इस P और F के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो दाईं तरफ आ रही है, सीधे हाथ की तरफ आ रही है, तो वो धनात्मक होगी। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो P और F, ये वाली जो दूरी है, ये बाईं तरफ ही आ रही है, वस्तु की तरफ ही, तो ये ऋणात्मक होगी। ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। दर्पण के बाईं तरफ के चिन्ह, परिपाटी ऋणात्मक होंगे और दाईं तरफ के लिए धनात्मक चिन्ह, परिपाटी होगी। ऊपर दिए गए नियम के अनुसार वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखी जाती है, इसलिए वस्तु की दूरी u, जिसको हम u से दर्शाते हैं वस्तु की दूरी को, वो हमेशा ऋणात्मक होगी। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, ध्यान रखिए आप इस चीज़ का, चाहे वो दर्पण उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। उत्तल दर्पण में F दर्पण के दाईं तरफ होता है। देखिए, ये रहा उत्तल दर्पण, ये है, इसमें F दर्पण के दाईं तरफ है, सीधे हाथ की तरफ है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको पता है क्या होती है? P और F के बीच की दूरी होती है। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक होगी, और अवतल दर्पण में जो F है, यानी कि मुख्य फोकस, वो दर्पण के बाईं तरफ होता है। ये रहा मुख्य फोकस F। तो इधर वाली जो दूरी होगी P से F वाली दूरी, ये किधर है? दाईं तरफ, बाईं तरफ है, उल्टे हाथ की तरफ है। तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। मैंने यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनको समराइज कर दिया है, इकट्ठा लिख दिया है कि वस्तु की दूरी हमेशा ही ऋणात्मक होगी। यानी कि u अगर आपको दिया है किसी सवाल में और उसके आगे माइनस नहीं भी लगा रखा है तो आप अपने आप माइनस लगा लेंगे, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, और अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होती है। अब तीसरी चीज़ जो हमारी बच गई वो है प्रतिबिंब की दूरी, v के बारे में हम बात करेंगे। तो आपने 6 केसेस देखे हैं अवतल दर्पण में। अधिकांश केसेस में, सिर्फ एक को छोड़कर 5 जो केसेस थे उनमें क्या हो रहा था कि जो प्रतिबिंब बन रहा था वो दर्पण के बाईं तरफ बन रहा था, इधर ही उल्टे हाथ की तरफ, जिधर वस्तु रखी थी उधर ही बन रहा था। तो उनके लिए जो वस्तु की दूरी है वो ऋणात्मक होगी। सिर्फ एक केस ऐसा था जब वस्तु को P और F के बीच में रखा जाता है, तब जाके दर्पण जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। उस अवस्था में जो प्रतिबिंब की दूरी है यानी कि v धनात्मक होगी। कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में। ध्यान रखना आपको, अवतल दर्पण में जब वस्तु प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के बाईं तरफ सीधे हाथ की तरफ बनता है तो धनात्मक होगा, और
उल्टे हाथ की तरफ बनता है तो ऋणात्मक होगा। जबकि उत्तल दर्पण में हमने अभी अभी 2 केसेस देखे हैं, दोनों के दोनों केसेस में क्या हो रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के दाईं तरफ बन रहा है, सीधे हाथ की तरफ बन रहा है। इसलिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ये प्रतिबिंब की दूरी को मैंने समराइज कर दिया, इकट्ठा लिख दिया कि उत्तल दर्पण में हमेशा धनात्मक होगी, अवतल दर्पण में अधिकांशतः ऋणात्मक होती है, क्योंकि वो जो 5 केसेस थे 6 में से, उसमें जो प्रतिबिंब था वो उल्टे हाथ की तरफ बन रहा था, दर्पण के उल्टे हाथ की तरफ बन रहा था। वस्तु की दूरी अवतल दर्पण में धनात्मक सिर्फ तभी होगी जब वस्तु जो है वो P और F के बीच में स्थित हो। देखिए एक बार इन सारी चीज़ों को मैंने फिर से लिख दिया है, कि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। फोकस दूरी उत्तल दर्पण के लिए, जिसको हम F से दर्शाते हैं, वस्तु की दूरी को U से दर्शाते हैं, फोकस दूरी जो होगी उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होगी, अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब की दूरी उत्तल दर्पण में हमेशा धनात्मक होगी, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो हमने 2 केसेस पढ़े हैं उनमें दोनों में ही जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सीधे हाथ की तरफ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी बन रहा है। अवतल दर्पण में क्या हो रहा है, अधिकांशतः ऋणात्मक। अधिकांशतः किस केसेस में ऋणात्मक हो रही है, नेगेटिव किस केस में हो रही है, जब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और अवतल दर्पण में एक केस हमने ऐसा पढ़ा था जब आभासी प्रतिबिंब बन रहा था, कब, जब वस्तु P और F के बीच में रखी जाएगी, तो उस केस में जब आभासी प्रतिबिंब होगा तो V जो है वस्तु की दूरी वो धनात्मक होगी। जैसे इसमें भी 2 है, दोनों केसेस में क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हमने पॉजिटिव में ले रखी है, धनात्मक में ले रखी है। अवतल दर्पण में एक ही केस ऐसा है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वहाँ भी वस्तु की दूरी को हम धनात्मक से दर्शाएंगे। अब बात करते हैं दर्पण सूत्र की। दर्पण सूत्र क्या होता है, वह सूत्र जो फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच संबंध बताता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f क्या है, फोकस दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है, वस्तु की दूरी है। ये जो सूत्र है, ये सूत्र, इस सूत्र को हम दर्पण सूत्र कहते हैं।